हेलो एवरीवन। आज हम पेपर 2 एजुकेशन का आदर्शवाद के बारे में जानेंगे। मैंने इसके नोट्स तैयार किए हैं जिससे आप इजी वे में आदर्शवाद को जान लोगे। इसके लर्न करने के बाद आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक किया करो। तो आज जानते हैं हम आदर्शवाद क्या होता है, आइडियलिज्म जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आइडियलिज्म इस शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई। ये ध्यान रखना कि आइडियलिज्म की जो उत्पत्ति हुई वो प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई। अंतिम वास्तविकता में विचार या आदर्शवाद शामिल हैं। अल्टीमेट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ आइडिया एज और आइडियलिज्म। आदर्शवादियों का विचार है कि जिस प्रकार भौतिकवाद संसार का आधार पदार्थ को मानता है, उसी प्रकार आदर्शवाद संसार का आधार मन को मानता है। इसमें मेन पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे भौतिकवाद पदार्थ को मानता है, आदर्शवाद मन को इम्पोर्टेंस देता है, भावनाओं को, फीलिंग को, हमारे मन को ये आधार मानता है। अतः स्पष्ट है कि आदर्शवाद का तात्पर्य उस दर्शन या विचारधारा से है जो मन व उसकी क्रियाओं जैसे विचार, तर्क, प्रत्यय, अनुभव, आदर्श आदि को वास्तविक सत्ता मानती है और तदनुकूल अंतिम शक्ति आध्यात्मिक होती है। वो ये मानते हैं कि सबसे पहले वो मन को मानते हैं। जो भी हमारे मन से, आपको ये मन जो मेन पॉइंट है इसमें मन को अपने माइंड में रखना है कि आदर्शवाद क्या मानता है, मन को इम्पोर्टेंस देता है। तो मन के साथ हमारी जो फीलिंग है, भावनाएं हैं, उन सबको सबसे पहले वो उसके बाद जो है वो आध्यात्मिकता को मानता है। और आगे हम देखते हैं, एक बार हम इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। आइडियलिज्म इन एजुकेशन इज अ बिलीव दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम विद इन, जो हमारे अंदर से आती है। ओरिजिनली conceived by Plato, idealism stated that the only true reality is the reality within the mind. For teachers, this implies the need to develop children to their true potentials and guide their minds so that they are living up to their purpose. इसमें यही है जो हमने अभी पीछे लर्न किया है कि ये मन को, माइंड को हमारी इम्पोर्टेंस देता है। The word idealism has been derived from the word ideas. According to this doctrine, ultimate supremacy of is idea. तो यही है जो आइडियलिज्म वर्ड जो ड्रीव हुआ कहाँ से, आइडियाज से। और इसमें क्या है जो सबसे इसमें सुप्रीमेसी के जो सुपर मानता है, जो इम्पोर्टेंस देता है, वो क्या है, आइडियाज़ को। द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म गिव्स मच एम्फेसिस ऑन आइडिया, द फीलिंग एंड आइडियल देन द मटेरियल थिंग्स। तो वही है इसमें जो मेन पॉइंट वही है कि जो ये इम्पोर्टेंस देता है, सबसे ज़्यादा जोर डालता है किस वर्ड पे, आइडियज, दैट फीलिंग और आइडियल, देन उसके बाद वो दूसरी चीज़ों को जैसे मटेरियल थिंग्स हैं उनको मानता है। अब आगे देखते हैं कि आदर्शवाद और एजुकेशन क्या है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आत्मा की अनुभूति है, पूर्णता की प्राप्ति है। क्या है, जो आत्मा की अनुभूति कर सके, जो पूर्णता को प्राप्त कर सके, तथा सद्गुणों का विकास व धारण करना है। इसी के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा हो जो शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक और नैतिक सांस्कृतिक पूर्णता प्रदान करे। ठीक है, प्लेटो ने बताया, इसमें ये ध्यान रखना कि प्लेटो ने इसमें क्या कहा है। प्लेटो ने कहा कि शिक्षा ज्ञान, विवेक, सद्गुणों का विकास करता है। शिक्षा क्या करती है, जो विवेक, सद्गुणों का विकास करता है, जिससे कि वह समाज के साथ अच्छी तरह से संयोजन करता है और बुराइयों को दूर करता है। ये इसमें यह है कि किस तरीके से आदर्शवाद मानता है कि शिक्षा कैसी हो। आदर्शवाद के पाश्चात्य प्रतिनिधि के रूप में प्लेटो को लिया जाता है और उनके अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो इनमें जो मेन उद्देश्य उन्होंने लिए हैं, ज्ञान और मूल्यों को धारण करना, आदर्श नागरिक का निर्माण करना, शारीरिक मानसिक विकास करना, आत्मबोध व आध्यात्मिक विकास करना, नागरिक कुशलता के द्वारा राज्य में की एकता लाना। तो ये इनकी जो एजुकेशन के बारे में इन्होंने बताया था। एक बार हम इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। Idealism and education. The most important contribution of idealism to the field of education is that it has provided human life with
हाई एम्स, इनके ऊंचे विचारों के साथ। आइडियलिज्म फॉरवर्ड टू टाइप्स ऑफ एम्स इन एजुकेशन, एग्जाम्पल वन फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, कि जो इंडिविजुअल हैं उनकी वेलफेयर करना, एंड दे अदर फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी, और जो समाज के लिए है उसके लिए हमारे सही हो। द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल बिकमिंग, वही है वो सेल्फ रियलाइजेशन पे, आत्म अनुभूति पे ज़्यादा जोर डालती हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इज द गोल ऑफ लाइफ, एंड द एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन इज एन आइडियल मैन। ने कहा है कि जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो गोल होना चाहिए लाइफ का, और जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है वही एक आइडियल मैन के रूप में हम उनको जान सकते हैं, जिसमें आत्म अनुभूति हो। आइडियल मैन विल बी पोजेसिंग फिजिकल, जो आइडियल मैन हो, ये मानते हैं कि अगर आइडियल मैन कैसे बनेगा, सेल्फ रियलाइजेशन से आइडियल मैन बनेगा। और आइडियल मैन अगर बनता है तो उसमें क्या कुछ गुण आ जाते हैं वो उन्होंने कहा है। आइडियल मैन विल बी पोजेसिंग फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल एंड स्पिरिचुअल परफेक्शन एंड ऑल राउंड इंटीग्रेटेड एंड कंप्लीट डेवलपमेंट। वो मानते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा ही व्यक्ति का पूर्णता विकास हो सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड कल्चर हेरिटेज, ये जो हमें ट्रांसमिशन करना चाहिए अपना जो स्पिरिचुअल और कल्चर हेरिटेज। और मोरल एजुकेशन, इन्होंने जो आपको एक ध्यान रखना है कि जो हमारा आदर्शवाद है वो टू कल्टिवेट द वैल्यूज़ ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस पर जोर रहता है। कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम की जो बात की गई है वो कौन सी फिलोसफी जो हमारे वेस्टर्न स्कूल्स में है वो कौन मानते हैं, तो वो आदर्शवाद इसकी इम्पोर्टेंस देते हैं। आगे हम जानेंगे कि जो आदर्शवाद पाठ्यक्रम क्या है। तो आदर्शवाद जो है पाठ्यक्रम क्या है वो यही इसमें ध्यान है। सत्यम शिवम सुंदर का आधार लेकर विषय की क्रियाएं आदर्शवादी पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। इन्होंने इनको 3 सत्यम शिवम सुंदरम को लेकर ही पाठ्यक्रम बच्चों के लिए तैयार किया गया। उनमें क्या सब्जेक्ट उन्होंने लिए हैं जानते हैं हम। सत्य में भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, दर्शन, ज्योतिष और बौद्धिक को इन्होंने ऐड किया है सत्य में। और शिवम में इन्होंने जो ऐड किया है वो किया है धर्म, अध्यात्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, समाज सेवा व मानव सेवा से संबंधित क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, स्वास्थ्य रक्षा की क्रियाएं, सैनिक शिक्षा, उद्योग, ये शिवम में है। और सुंदरम में इन्होंने कहा है कविता, संगीत, कला, कौशल, निर्माण, रचना संबंधित क्रियाएं, सफाई सुरक्षा की क्रियाएं, ये सब इन्होंने इसमें ऐड की है हमारे सुंदरम में। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम को इन्होंने आधार मानकर ही करिकुलम तैयार किया। तो एक बार हम इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। ये उन्होंने वैल्यू जो हम अभी लर्न किया है कि वैल्यू उन्होंने मानी है ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। सत्यम शिवम सुंदर के बारे में उन्होंने बात की है। ट्रूथ में इन्होंने वही है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ लाइक, जो भी जो इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है वो इसमें है, जैसे ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस। और गुडनेस में क्या आ गया, दिस इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक एथिक्स, मेटाफिजिक्स, रिलीजन्स एक्सेट्रा, ये इनमें आ गई। ब्यूटी में है एस्थेटिक सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ लाइक जैसे आर्ट, पोइट्री, जो भी हमने पढ़ा है, संगीत, कला, जो भी आएगी वो ब्यूटी में आएगी। तो ये इन्होंने हम बताया था करिकुलम के बारे में। अब आगे हम देखते हैं कि टीचिंग मेथड उन्होंने कौन कौन टीचिंग मेथड इन्होंने एक सबसे पहले जो उन्होंने बताया प्रश्नोत्तर विधि को इन्होंने ऐड किया था। इसमें ये ध्यान रखना आपने कि प्रश्नोत्तर विधि जो किसने दी थी, कई बार यही पूछा जाता है क्वेश्चनरी जो मेथड है वो किसके द्वारा दिया गया था, वो सुकरात के द्वारा दिया गया था। प्लेटो, अरस्तु और इनके बाद आज तक के जितने शिक्षा शास्त्री हैं वो इस विधि का प्रयोग करते हैं। ये हम भी जानते हैं, हमारी एजुकेशन में जो क्वेश्चनरी मेथड है वो अब भी यूज़ होता है। सेकेंड इन्होंने बताया था संवाद या वाद विवाद विधि, जिसे प्लेटो ने डायलैक्टिक विधि कहा, जिसमें हम आपस में वाद विवाद करते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो भी किसी भी टॉपिक को लेकर, तो वो वाद विवाद होती है। और प्लेटो ने इसको क्या कहा था, डायलैक्टिक विधि भी कहा है। थर्ड इज तर्क विधि का प्रयोग अरस्तु ने किया। तर्क विधि का याद रखना, तो ये अरस्तु ने किया था, जिसमें आगमन और निगमन दोनों पद्धतियों को काम में लाया गया। इस तर्क विधि का प्रयोग आधुनिक काल में आदर्शवादी और जो आधुनिक काल के आदर्शवादियों में हीगल ने इसका प्रयोग किया। तो ये किसने दिया था, अरस्तु ने तर्क विधि। ठीक है,
तो इन विधियों को इन्होंने बताया था। और दूसरी जो विधि बताई थी अभ्यास और आवर्ती विधि का प्रयोग, जो कि और ये ध्यान रखना कि ये जो एक्सरसाइज जो मेथड जो उन्होंने दिया था ये पेस्टोलॉजी के द्वारा दिया। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि ये मेथड किन के द्वारा दिए गए हैं। तो जो अभ्यास और आवर्ती विधि का जो प्रयोग है पेस्टोलॉजी ने किया। क्रिया और खेल विधि फ्रोवेल के द्वारा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो प्ले मेथड या फिर एक्टिविटी जो मेथड जो यूज़ किए जाते हैं वो किन्होंने बताया था, तो वो फ्रोवेल के द्वारा दिया गया। स्वानुभव एवं सब क्रियाएं विधि का प्रयोग पर जोर दिया उन्होंने। आत्मानुभूति व अंतर्दृष्टि विधि का प्रयोग पे किया। व्याख्यान विधि का प्रयोग आदर्शवादी दृष्टिकोण को बताता है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से इसे ज्ञान दिया जाता है। तो इन्होंने जो लेक्चर मेथड जिसे हम कहते हैं उसको उन्होंने प्रयोग किया। पाठ्य पुस्तक विधि व्याख्यान का लिखित रूप है। तो इन्होंने ये पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में बताया। तो इसमें उन्होंने दो रूप में जाना। जैसे हम व्याख्यान को इन्होंने कहा कि जैसे ओरली भी होता है रिटन, तो जो ओरल में आ गया वो व्याख्यान हो गया, और जो पाठ्य पुस्तक विधि आ गई वो लिखित रूप में मानी गई। और पाठ्य पुस्तक में लिखित रूप में ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो ये इन्होंने बताए थे जो टीचिंग मेथड हम बताए थे कौन कौन से होने चाहिए। तो एक बार हम इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। वही है सोक्रेटिक मेथड, माने कि जो सुकरात ने दिया था क्वेश्चनायर मेथड, ठीक है। और सेकंड इज अ डायलैक्टिक मेथड, जो कि हमने अभी पढ़ा था। किसने कहा था डायलैक्टिक मेथड? प्लेटो ने डायलैक्टिक मेथड को नाम दिया था। और डिस्कशन मेथड, एक्टिविटी और प्ले मेथड जो कि फ्रोवेल ने दिया था। और सेल्फ डायरेक्टेड और लेक्चर मेथड, तो ये इन्होंने यूज़ बताया था यूज़ करने के बारे में। तो ये थे इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो मेथड थे। आगे हम देखते हैं कि जो टीचर और पीपल्स का रोल होता है। टीचर और स्टूडेंट के रोल से पहले हम देख लेते हैं जो आदर्शवाद ने डिसिप्लिन के बारे में क्या बताया है, अनुशासन के बारे में क्या बताया है। आदर्शवाद बालक को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। ये बात मेनली आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो हमारे जो आदर्शवाद हैं वो बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। संपूर्ण शिक्षा आदर्श केंद्रित होती है। इन्होंने पूर्ण आदर्श पर ही बात केंद्रित किया है अपनी जो एजुकेशन को। आदर्शवाद शिक्षित छात्रों को इस बात के लिए सचेत करता है कि स्वतंत्रता की अधिक मात्रा हानिकारक होती है। ये नहीं कहते कि बच्चे को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, पर ये कहते हैं कि स्वतंत्रता भी एक लिमिट में होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो पूर्णतः स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। जैसे प्रकृतिवादी हैं वो बच्चों को पूर्णतः स्वतंत्रता देने के पक्ष में है, पर जो आदर्शवादी हैं वो बच्चों को पूर्णतः स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। और आदर्शवादियों का नारा क्या है? ये अनुशासन है। ध्यान रखना, ये सिर्फ अनुशासन पर जोर देते हैं, पूर्ण डिसिप्लिन पे। अनुशासित जीवन से ही आध्यात्मिक उपलब्धि संभव है, किंतु अनुशासन बाहरी नियंत्रण से संभव नहीं है। ये मानते हैं कि ये नहीं है कि हम जब बाहरी नियंत्रण से हम किसी में अनुशासन ला सकते हैं। ये अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पे स्वयं के द्वारा हम अपने अंदर ला सकते हैं, बल्कि ये स्वयं पर स्वेच्छा से लागू किया गया प्राकृतिक नियंत्रण है, जिसे अनुशासित जीवन के लिए आवश्यक माना गया है। आदर्शवाद नैतिक गुणों के विकास का समर्थन करता है। नैतिक गुणों के विकास के लिए अनुशासन आवश्यक है, क्योंकि मोरल वैल्यूज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और उसके लिए उन्होंने माना है कि अनुशासन काफ़ी ज़रूरी है। एक बार हम इस इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। आइडियलिस्ट लाइक टू गिव फ्रीडम टू चिल्ड्रन बट दैट विल बी ए क्वालिफाइड फ्रीडम। इट शुड बी फॉर एक्टिविटी freedom does not mean a license or a waywardness, rather it implies responsibility। वही है कि ये एक ऐसा नहीं मानते कि बच्चे को एक फ्रीडम होनी चाहिए, पर एक ये नहीं है कि उनको पूर्णतः हम स्वतंत्र ही छोड़ दें। देयर एम्फेसिस इज ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। वही जो वो खुद को भी किस तरीके से वो कहते हैं कि बाहरी नियंत्रण से हम बच्चे को डिसिप्लिन नहीं कर सकते, उनके सेल्फ डिसिप्लिन भी उनमें होना चाहिए स्वयं उनके इच्छा के द्वारा। दे बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर शुड हैव इंटरनल कंट्रोल्स रैदर देन सच एक्सटर्नल कंट्रोल्स और प्रेज एंड पनिशमेंट। यही है कि एक्सटर्नल कंट्रोल से हम कभी भी किसी में डिसिप्लिन नहीं ला सकते। ये अपना इंटरनल जो हमारा कंट्रोल होता है स्वयं के द्वारा हम अपने अंदर डिसिप्लिन ला सकते हैं। हम देखते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार एक शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए। जेंटिल का कथन है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं ये बात जो कही थी जेंटिल ने कही थी कि
अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। और ये जो मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी, शिक्षक के गुण के बारे में, कैसा होना चाहिए एक शिक्षक, तो वो बटलर ने बताया था। तो बटलर ने कहा था कि शिक्षक बालक के लिए सत्ता का साकार रूप होता है, कि वो ही उनके लिए शिक्षक क्या होता है, उनके लिए जो जहाँ वो पढ़ रहे हैं उनके लिए जो कंप्लीट जो सत्ता है, जो कंट्रोल, वो सब शिक्षक है जो उनको एजुकेशन दे रहा है कंप्लीट। इसमें जो आप यही बात ध्यान में रखो कि जो इम्पोर्टेंट रोल जो हम कहते हैं प्राइमरी रोल जो दिया गया है टीचर को, सेकेंडरी रोल माना गया है बच्चे को, इसमें सबसे ज़्यादा हम टीचर को ही इम्पोर्टेंस दी गई है। अध्यापक को छात्रों की व्यक्तिगत, सामाजिक व आर्थिक विशेषताओं का ज्ञाता होना चाहिए। और इन्होंने कहा था कि शिक्षक को अध्यापक कला का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसमें व्यवसायिक कुशलता भी होनी चाहिए। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए जिससे वह छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हम भी मानते हैं, सब मानते हैं ये, अगर एक टीचर का जो प्रश्न हम कह देते हैं उसका व्यक्तित्व जो है अगर इफेक्टिव होता है तो कई बार हमें लगता है कोई टीचर हमें काफ़ी अच्छा लगता है, उनके पढ़ाने का मेथड या उनकी बात करने का, समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा होता है, तो जिससे बच्चे उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनसे ध्यान से समझते हैं हर चीज़। अध्यापक एक दार्शनिक मित्र और पथ प्रदर्शन के रूप में होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक ही एक ऐसा होता है जिसके जो स्टूडेंट है वो पूर्णतः डिपेंड होता है। अगर एक टीचर उनका अच्छा मित्र बन जाए, दार्शनिक बन जाए, पथ प्रदर्शन बन जाए, यानी कि उनको सही मार्ग दिखाए, तो हमेशा एक बच्चा कामयाब होता है। अध्यापक का व्यक्तित्व अच्छे गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए जिससे वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वह छात्रों को सद्गुणों के ढांचे में ढाल सके। छात्रों के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करना अध्यापक के जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, कि उनको पूर्णता प्रदान करना, उनका जो कहते हैं हम पूर्ण डेवलपमेंट जो होना चाहिए एक बच्चे का, छात्रों का। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण और सही ज्ञान होना चाहिए। अपने विषय का अध्यापक में सब अध्ययन का गुण होना चाहिए। सेल्फ स्टडी का जो गुण होता है, सेल्फ जो भी सीख रियलाइजेशन का गुण होना बहुत जरूरी है अध्यापक में। और अध्यापक को प्रजातंत्र की सुरक्षा रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये उन्होंने कुछ गुण बताए थे कि एक टीचर कैसा होना चाहिए। एक बार हम इसको इंग्लिश में लर्न करते हैं। आइडियल इज considers the teacher a friend, philosopher and a guide of pupils। एक बच्चे के लिए उसके टीचर गाइड होना चाहिए, फिलोसफियर होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए। और एक बात है इसमें फ्रोवेल ने जो इसमें बात की, मैं एक बार हिंदी में आपको बता देती हूँ जो मेन इसका पॉइंट है, कई बार ये पूछी जाती है डेफिनेशन, एक बार ये बता देती हूँ कि आज प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल ने कहा है कि बालक एक पौधे के समान होता है। ये कई बार पूछा जाता है कि बालक को एक पौधा और टीचर को एक माली के रूप में किसने कहा था, तो ये फ्रोवेल ने कहा था आदर्शवाद में। तो उन्होंने कहा था कि बालक एक पौधे के समान है और अध्यापक एक माली के समान है जो पौधों को आवश्यकता अनुसार सींचकर, खाद आदि डालकर तथा काट छांट कर सुव्यवस्थित रूप से बन पाता है जिससे वह एक सुंदर और मनमोहक वृक्ष बन सके। क्यों एक ये मानते हैं कि एक टीचर ही है जो एक बच्चे का पूर्णतः विकास कर सकता है, एक उसको अच्छा नागरिक बना सकता है। रोस ने कहा था कि प्रकृतिवादी तो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृतिवादी विश्वास करते हैं कि बच्चे को नेचर में छोड़ दो, वो खुद स्वयं सीखेगा जो उसको सीखना है। पर ये कहते हैं कि हम प्रकृतिवादी संतुष्ट हो सकते हैं जंगली गुलाब से, लेकिन किंतु आदर्शवादी तो एक सुंदर और सुविकसित गुलाब की परिकल्पना करते हैं। तभी ये एक अनुशासन पर बल देते हैं, एक टीचर की टीचर को इम्पोर्टेंस देते हैं कि ताकि एक अच्छा विद्यार्थी को वो तैयार कर सके। तो एक बार हम इसको इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। Froebel ideals considered the teacher a friend, philosopher, and a guide to his people. Froebel metaphor of a kindergarten perhaps explained the best the function of an educator. The school is regarded as a garden and the teacher as a gardener, जो अभी हमने पढ़ा है, whose function is to tend the little human plants in his charge carefully and to help them to grow to beauty and perfection, जो उसको complete perfection देगा, उसको ब्यूटी ग्रो करेगा और उसको कंप्लीट उसका डेवलपमेंट करता है। वही है कि एक टीचर क्या है, एक माली है और एक बच्चा के जो है पौधा है, ठीक है, तो उसको वो कंप्लीट तैयार करता है।
The teacher must assume the role of a guru. The teacher must understand his pupil thoroughly. The teacher should present high standard of behavior and conduct them before his pupil. The teacher should have a deep knowledge of his subject. जो हमने इंग्लिश में पढ़ा है वही है। आदर्शवाद व बालक। आदर्शवाद में बालक को शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य बिंदु नहीं माना जाता। उनके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में भावों, विचारों और आदर्शों को महत्वपूर्ण स्थान है। किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी उन्हें? भावों को, विचारों को और आदर्शों को। तो इनको प्रदान करने के माध्यम के रूप में अध्यापक को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिए। ये मेन ध्यान रखना, जो आदर्शवादी हैं अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और विद्यार्थी को गौण सेकेंडरी पोजीशन वो देते हैं विद्यार्थी को, और प्राइमरी जो मानते हैं वो टीचर को मानते हैं। एक बार इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। आइडियलिस्ट एजुकेशन philosophy which express a teacher centered approach। ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। द स्टूडेंट इज़ अ पैसिव रिसेप्टर। जो स्टूडेंट है इसमें वो पैसिव है, एक्टिव रोल नहीं है उसका, पैसिव है कि जो भी टीचर उसको शिक्षा दे रहा है वो उसे ग्रहण कर रहा है। हु हैज़ टू गेन द नॉलेज ट्रांसफर बाय द नॉलेज। प्राइमरी रोल ऑफ टीचर एंड सेकेंडरी रोल ऑफ स्टूडेंट। तो ये था हमारा आइडियलिज्म। इसके बाद आइडियलिज्म में कुछ नहीं है। तो इसके बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम तो प्लीज़ टेल मी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।